हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरा जॉब वर्क क्या रहता है अंडर जीएसटी, राइट। तो जॉब वर्क का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रीटमेंट, एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन, यानी जॉब वर्कर। यहाँ पर जो पर्सन जो काम करेगा किसी भी चीज़ पर, लाइक वेल्डिंग का कोई काम है तो वेल्डर जो होगा वो जॉब वर्कर होगा, दो मेटल जोड़ने के लिए, ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। मान लीजिए मिस्टर ए है, उनका पेन है, तो उस पेन पे प्रिंट होना है पीएस, तो उसने भेज दिया मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी विल बी जॉब वर्कर एंड ही विल डू सम ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन दैट इज मिस्टर बी ऑन गुड्स। गुड्स क्या है? हमारे पेन्स हैं, राइट, बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, राइट। तो यहां पर तो इसे जॉब वर्क की कैटेगरी में, तो इसे जॉब वर्क हम लोग कहते हैं। अब 10 टू सेंड गुड्स ऑन जॉब वर्क, अगर आपको जॉब वर्क पे माल भेजना है, मिस्टर बी से किसी गुड्स पे काम कराना है, तो इट इज एसेंशियल दैट प्रिंसिपल मस्ट बी रजिस्टर्ड, राइट। अगर जॉब वर्क पे किसी को माल भेजना है तो प्रिंसिपल का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इट्स ऑन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल के ऊपर है। तो जॉब वर्क बेसिकली क्या है हमारे यहाँ पे, जो जीएसटी लॉ में दिया हुआ है कि या तो आप जॉब वर्कर को कोई माल भेज रहे हो तो आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर लो, या फिर जॉब वर्क के प्रोविजन फॉलो कर लो, जिसका डिस्कशन हम इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। फॉलो जॉब वर्क प्रोविजन और फॉलो नॉर्मल प्रोविजन। जैसे प्रिंसिपल ने जब जॉब वर्कर को गुड्स भेजा, जैसे मान लीजिए पेन्स भेजे कि आप इसके ऊपर पीएस प्रिंट कर दीजिएगा, तो दैट इज सप्लाई वन। यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई कर देगा जॉब वर्कर को और इससे जीएसटी चार्ज कर लेगा। अब अनदर केस में जब जॉब वर्कर ये माल वापस लौटाएगा तो जॉब वर्कर जीएसटी चार्ज करेगा और प्रिंसिपल उसका आईटीसी ले लेगा, और यहां पर सप्लाई वन में जॉब वर्कर इसका आईटीसी ले लेगा, तो नेट इफेक्ट नलिफाई हो गया। तो ये नॉर्मल प्रोविजन की कैटेगरी में आ गया। जबकि जॉब वर्क प्रोविजन में आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे। तो जॉब वर्क प्रोविजन की बात करते हैं। नॉर्मल सप्लाई, दैट इज जब प्रिंसिपल ने सप्लाई किया जॉब वर्कर को और जॉब वर्कर ने वापस सप्लाई कर दिया एजेंट, तो यहां पर दो सप्लाई हो गई, दोनों पे अलग अलग जीएसटी लग जाएगा, तो दैट इज नॉर्मल सप्लाई। वहां पर जो डॉक्यूमेंट इशूड होता है दैट इज टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स, और बिल ऑफ सप्लाई हो जाता है इन केस ऑफ एग्जम्प्टेड कैटेगरी गुड्स। लाइक बिल ऑफ सप्लाई हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी के केस में, राइट, हिसाब से और एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब जो जॉब वर्कर सप्लाईज होगा, हमने बोला कि जॉब वर्क के वाले काम को हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, या तो आप नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करिए, जॉब वर्क सप्लाई वाले प्रोविजन फॉलो करिए। तो जॉब वर्क जो सप्लाई वाले प्रोविजन फॉलो होंगे, जहां पर प्रिंसिपल अपने गुड्स भेज रहा है जॉब वर्कर को, तो वहां पर प्रिंसिपल चाहे तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भेज सकता है इनपुट। इंटरमीडिएट गुड्स जिसपे कुछ काम होना बाकी है और जिसके ऊपर आगे भी कुछ और काम हो सकता है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड। प्रिंसिपल ने भेजा जॉब वर्कर को, जॉब वर्कर आगे भी भेज सकता है, लाइकवाइज। या फिर सेमी फिनिश गुड्स हो गया, या फिर कैपिटल गुड्स हो गए, मशीनरीज वगैरह हो गए। तो प्रिंसिपल जॉब वर्कर को देगा, जॉब वर्कर जॉब वर्कर को देगा, या लाइकवाइज ऐसे ही कुछ भी चलता है। तो नॉर्मल केस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ रहा था नॉर्मल सप्लाई में, बट यहां जब जॉब वर्कर इन्वॉल्व है और जॉब वर्क के प्रोविजन के हिसाब से आप फॉलो कर रहे हो, तो आपका काम डिलीवरी चलान से भी चल जाएगा। डिलीवरी चलान इशू होगा क्योंकि टैक्स का पेमेंट नहीं होता। अब सवाल आया कि सर कितने डॉक्यूमेंट्स आपको इशू करने होंगे, ये जो डिलीवरी चलान हमें बनाने होंगे, कितने बनाने होंगे? तो आंसर इज 3। एक प्रिंसिपल अपने रिकॉर्ड में रखेगा, एक जॉब वर्कर के पास चला जाएगा, और एक जो बंदा उस गुड्स का मूवमेंट कॉज करा रहा है, दैट इज ट्रांसपोर्ट, जो मूवमेंट कॉज कर रहा है दैट इज ट्रांसपोर्टर। तो 3 डॉक्यूमेंट्स इशूड होंगे यहां पर, राइट। ट्रिपलेट बोलते हैं इसको टेक्निकल भाषा में, ट्रिप्लिकेट होता है ये, राइट। अब मैंने बोला आपको, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं कि गुड्स सेंट होता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स।
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मिस्टर ए हैं जो हमारे प्रिंसिपल थे एग्जाम्पल में, ये मिस्टर जेड से गुड्स परचेज करके लाए। अब मिस्टर ए आगे मिस्टर बी को जॉब वर्क के लिए माल दे रहे हैं। या तो मिस्टर ए जो है वो नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं, तो मिस्टर ए जीएसटी चार्ज करेंगे मिस्टर बी से। लेकिन अगर जॉब वर्क का प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं तो मिस्टर ए को यहां पर जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, राइट? दैट इज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब सवाल आता कि सर ठीक है ये चलेगा, लेकिन अगर मिस्टर ए ने जब मिस्टर जेड से गुड्स लिया तो पीछे आईटी से भी लिया होगा, क्योंकि हम जानते हैं मिस्टर जेड सप्लाई करेगा तो जीएसटी भी चार्ज करेगा। तो नेचुरली है जीएसटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर जो आप पीछे पे कर आए उसका आप आईटीसी ले लोगे, प्रोवाइडेड आप आगे भी गवर्नमेंट आप आगे भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, तो फिर आईटीसी मिलेगा। अब क्या सर आईटीसी आगे तो हमें आईटीसी नहीं मिल रहा, हमने आगे सप्लाई नहीं करी, तो क्या अभी आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो, विदाउट रिवर्सल ऑफ आईटीसी भी चलेगा। नॉर्मल केस में क्या होता है बच्चा, अगर आगे सप्लाई कर रहे हो और आपको जीएसटी आप कलेक्ट नहीं कर रहे हो, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जॉब वर्क के प्रोविजन के हिसाब से सप्लाई करा बट जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, तो मिस्टर ए को आईटीसी कायदे से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर जॉब वर्क में आपको आईटीसी आपने ले लिया होगा, आप उसे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। दैट इज वन एक्सेप्शन ऑफ दैट कि जहां अगर आगे जीएसटी नहीं तो पीछे आईटीसी नहीं मिलेगा, तो ये नॉर्मल उस केस का एक्सेप्शन है। अब जो आपकी गुड्स हैं, जैसे इनपुट की हमने बात करी थी, इंटरमीडिएट गुड्स की बात करी थी, प्रोसेस गुड की बात करी थी, या कैपिटल गुड्स की बात करी थी। अब ये सब जो है आपने जॉब वर्कर को जब भी भेजा, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा, तो सर एक चीज बताओ, क्या ऐसा हम सोच सकते हैं क्या, मैं और प्रिंसिपल मिलके हम लोग सेटिंग कर लें कि यार अपन तू मुझे गुड भेज दे, हम कभी सप्लाई दिखाएंगे ही नहीं और ऐसे ही काम करते रहेंगे, और तुझे जब तक यूज करने की जरूरत होगी मिस्टर बी यूज करेगा और फिर बाद में खत्म हो जाएगा। तो लॉ को इस लूप होल का पता था, तो लॉ बोलते कि आप लोग मजे लोगे, तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही लॉ में प्रोविजंस डाल दें इनपुट्स के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स के लिए, प्रोसेस गुड्स के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए। ये मस्ट बी रिसीव्ड बैक बाय प्रिंसिपल होना चाहिए। प्रिंसिपल को जो भेज रहा है प्रिंसिपल आज जॉब वर्कर को, वो जॉब वर्कर भेजेगा, और नहीं भेजेगा तो इसके ऊपर टैक्स भरेगा विद इंटरेस्ट, राइट? अभी हम लोग बात कर लेते हैं। सच इनपुट गुड्स, प्रोसेस, कैपिटल गुड मस्ट बी रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल। अब उसकी टाइमलाइंस देखते हैं, कब तक वापस करना होगा। गुड सेंट बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, अगर वो गुड्स है इनपुट, दैट इज नॉट कैपिटल गुड्स है, तो एजेंट जॉब वर्कर को वो गुड्स प्रिंसिपल को वापस करने होंगे विद इन इनपुट के केस में 1 ईयर में, और कैपिटल गुड्स के केस में 3 इयर्स में। कब से? जिस दिन प्रिंसिपल ने अपने यहां से निकाल दिया, उस दिन से नहीं जब जॉब वर्कर को रिसीव्ड हुआ, राइट? गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर, तो इनपुट के केस में 1 ईयर, कैपिटल गुड्स के केस में 3 ईयर। लेकिन अगर एक्सटेंशन देना चाहेंगे, आप कमिश्नर को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इंडिया में कोविड इम्पोज हो गया था, फैक्ट्री खुली नहीं, 1 साल का टेन्योर हो गया पूरा, तो क्या सर अभी अपन बिना पेमेंट ऑफ टैक्स हम गुड्स 1 साल बाद भी भेज सकते हैं क्या? तो यस, दैट इज ऑन कमिश्नर। कमिश्नर अगर चाहें तो अलाउड कर सकते हैं 1 ईयर या 2 ईयर में। इनपुट के केस में 1 + 1 ईयर का आपको टाइम मिला हुआ है, और कैपिटल गुड्स के केस में 3 ईयर + 2 ईयर का टाइम लिमिट मिला हुआ है, और 1 और 2 ईयर एक्सटेंशन बाय कमिश्नर है। अब कई बार आपको पता होगा कि माल आपने मंगाया, आप कौन? आप हो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने पीछे से माल मंगाया, मिस्टर ए ने माल मंगाया मिस्टर जेड से, और बोला मिस्टर जेड देख मेरे पास आएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, एक काम कर तू सीधा मिस्टर बी को भेज दे। मिस्टर बी वॉज ए जॉब वर्कर। अब तो सर यहां पर भी टाइम लिमिट यही रहेगा क्या?
तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस, गुड्स सेंड डायरेक्टली टू जॉब वर्कर विदाउट बॉट बाय प्रिंसिपल टू हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। तो उस केस में भी अगर वो इनपुट है तो 1 ईयर और कैपिटल गुड है तो 3 ईयर, प्लस अगर एक्सटेंशन कुछ मिल जाता है तो इनपुट के केस में 1+1 हो गया और कैपिटल गुड्स के केस में 3+2 ईयर्स हो गया ये पूरा प्रोविजन, राइट। अब यहां पर ये 1+1 ईयर और 3+2 ईयर कहां से देखेंगे, जब रिसिप्ट हो जाएगा जॉब वर्कर को, जब डायरेक्टली गुड सेंड हो रहा है बाय विदाउट बॉट टू प्रिंसिपल प्लेस, तो उस केस में जब जॉब वर्कर के पास रिसिप्ट हो जाएगा वो। सर एक चीज और बताओ, कई बार ना आपने देखा होगा कि बिजनेस में प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को डाई भेजता है, जिक्स भेजता है, डाइस भेजता है, माउल्ड भेजता है, सर टूल्स भेजता है कि ये हथौड़ी यूज करना, छोटे छोटे से अप्लायंसेस फिक्सचर्स भेज देता है। तो सर क्या ये भी वापस लेना है? तो आंसर इज नो। यहां पर अगर प्रिंसिपल ने काम के लिए जॉब वर्कर को भेजा तो मोल्ड्स है, डाइस है, जिक्स है, फिक्सचर्स है, टूल्स है, तो इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये प्रिंसिपल को वापस करने की जरूरत नहीं है जॉब वर्कर को, राइट। अब मैंने आपको बोला कि जब मिस्टर जेड चाहे, मिस्टर जेड जिससे प्रिंसिपल माल खरीद रहा है वो मिस्टर बी को जॉब वर्कर को डायरेक्ट सप्लाई कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि सर क्या मिस्टर बी जो है, जो जॉब वर्कर है, वो मिस्टर सी जो कस्टमर है उसको भी भेज सकता है? तो आंसर इज यस, ये भी प्रिंसिपल की सप्लाई माना जाएगा। ये भी हम आगे बात करते हैं। सर एक चीज बताओ, ये जो हमने टाइम लिमिट पढ़ी अभी इनपुट के केस में क्या पढ़ी थी हमने, 1+1 और कैपिटल गुड्स में 3+2, राइट। तो सर ये वाली टाइम लिमिट में अगर गुड्स प्रिंसिपल रिसीव्ड बैक नहीं कर पाते, दैट इज प्रिंसिपल रिसीव्ड बैक बाय प्रिंसिपल नहीं कर पाते, तब क्या होगा? सर अगर वो विद इन नॉट रिसीव्ड है, 1+1 ईयर या 3+2 ईयर में रिसीव्ड नहीं होता है, तो उसको हम लोग डीम्ड सप्लाई ऑफ जॉब वर्कर डीम्ड सप्लाई टू जॉब वर्कर बोल देंगे बाय प्रिंसिपल। तो यहां पर प्रिंसिपल उसे अब अपनी GSTR 1 में दिखाएंगे और प्लस प्रिंसिपल लाइबल टू पे होंगे GST, और प्लस जिस दिन से पे करना चाहिए था उस दिन से आपने पे नहीं करा, उस दिन से पूरा इंटरेस्ट भी आपको भरना पड़ेगा। अब सर मान लीजिए लेटर जॉब वर्कर वापस कर देता है प्रिंसिपल को, तो साहब क्योंकि वो सप्लाई बन गया था तो प्रिंसिपल ने GST चार्ज करके गवर्नमेंट को दिया, तो जॉब वर्कर उसका IT से ले लिया होगा। अब जब जॉब वर्कर वापस गुड्स बेच रहा है तो अब प्रिंसिपल IT से ले लेगा, मतलब नेट में इफेक्ट नलिफाई हो गया। अगर वापस से प्रिंसिपल ने जो जॉब वर्कर को सप्लाई करा वही जॉब वर्कर अब प्रिंसिपल को सप्लाई कर दे आफ्टर इवन 1+1 ईयर, लेकिन इंटरेस्ट का कुछ नहीं होगा। अब अगर विद इन टाइम लिमिट आपके पास गुड्स आ जाता है, दैट इज इनपुट आ जाता है 1+1 और कैपिटल गुड्स आ जाता है 3+2 ईयर्स में, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको कुछ नहीं करना, मस्त आराम से चद्दर कान लो और सो जाओ। लेकिन ये जो जब से ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है 1 ईयर प्लस 3 ईयर वाला और प्लस 1 ईयर और प्लस 2 ईयर वाला, सर ये गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा? तो इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म GST ITC 04। इसमें डिटेल्स होगा, डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंड और रिसीव्ड बैक आपको भरना होगा। और कब तक भरना है? अगर प्रिंसिपल का टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ तो आपको साल में एक बार भरना है एनुअल बेसिस पे। लेकिन अगर आपका टर्नओवर है मोर देन 5 करोड़, कौन हो आप हो प्रिंसिपल, तो आपको साल में 2 बार भरना है, हाफ ईयरली भरना है। दैट इज सितंबर वाले हाफ ईयरली ड्यूरेशन का 25 अक्टूबर और मार्च वाले ड्यूरेशन का 25 अप्रैल। बट अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपको पूरे साल में एक बार भरना है, अप टू मार्च तक का, 25 अप्रैल तक का भेजना है। अब सर एक सवाल था कि जब प्रिंसिपल ने गुड्स ऑर्डर करा, मिस्टर ए ने गुड्स ऑर्डर करा मिस्टर जेड से अपने सप्लायर से, और सप्लायर ने सीधा भेज दिया जॉब वर्कर को, मिस्टर बी को भेज दिया, तो क्या ITC मिलेगा? ITC मिलेगा टू पी इवन इफ गुड्स आर सेंड डायरेक्टली टू जॉब वर्कर,
दैट इज यहां पर प्रिंसिपल मिस्टर ए आईटीसी ले लेंगे जो भी उन्होंने मिस्टर जेड से परचेज किया, इवन इफ गुड्स नॉट रिसीव्ड, क्योंकि ये आईटीसी अवेलमेंट की कंडीशंस में था। सेक्शन 6 आईटीसी अवेलमेंट की कंडीशन में था कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए प्लस गुड्स आपको रिसीव्ड होना चाहिए टू अवेल आईटीसी अमंग ऑल कंडीशन। बट यहां गुड्स आपके पास नहीं आ रहा, प्रिंसिपल के पास गुड्स नहीं आ रहा, तब भी ये मान लिया जाएगा कि मिस्टर ए को गुड्स रिसीव्ड हो गए, इवन इफ दैट इज सप्लाइड टू मिस्टर बी, दैट इज जॉब वर्कर, राइट। तो इस पूरी समरी में आपको आराम से समझ हो गया होगा कि आपको वो गुड्स, इनपुट गुड आपको 1+1 ईयर में वापस करना है और कैपिटल गुड्स 3+2 इयर्स में वापस करना है। अगर नहीं वापस होता तो वो डीम्ड सप्लाई हो जाएगा, जीएसटीआर 1 चला जाएगा और वहां पर प्रिंसिपल लायबल टू पे जीएसटी प्लस इंटरेस्ट होगा और लेटर जब वापस होगा तो उस टाइम प्रिंसिपल भी आईटीसी ले लेगा। अब सर क्या इनकी डिटेल्स गवर्नमेंट को भेजनी है? आंसर इज यस, दैट इज इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 भरना होगा। और कब तक भरना होगा? अगर प्रिंसिपल का टर्नओवर होगा अप टू 5 करोड़ तो साल में 2 बार भरा जाएगा, सॉरी अप टू 5 करोड़ तो साल में 1 बार भरा जाएगा, दैट इज ऑन 25 अप्रैल। लेकिन अगर आपका टर्नओवर, प्रिंसिपल्स टर्नओवर अप टू मोर देन 5 करोड़ है तो आपको साल में 2 बार भरना होगा, हाफ ईयरली भरना होगा, दैट इज सितंबर वाले हाफ ईयरली ड्यूरेशन का 25 अक्टूबर और मार्च वाले हाफ ईयरली ड्यूरेशन का 25 अप्रैल, राइट। साल में 2 बार। और ये कब का देखना है हमें? ये देखना है हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। पिछले साल आपने देखा तो ही आप इस साल 25 अक्टूबर को भरोगे कि पिछले साल 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया, तो इस बार आप भरना है आपको। साहब एजेंट तो हमारा अनरजिस्टर्ड है, तभी तो ये सारे रूल्स इन पे लग रहे हैं। तो एक चीज बताओ, अगर एजेंट अनरजिस्टर्ड है तो बुक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग प्रॉपर बुक्स किसके पास होगी? तो दैट इज विथ प्रिंसिपल, राइट। अब मैंने बोला कि अगर मिस्टर जेड है, उन्होंने गुड सप्लाई करा हमारे प्रिंसिपल मिस्टर ए को और प्रिंसिपल ने मिस्टर बी को गुड सप्लाई करा, तो क्या होगा? अब मिस्टर जेड ने सीधा मिस्टर बी को गुड्स भेज दिया तो मिस्टर ए आईटीसी ले सकते हैं इवन इफ गुड्स नॉट रिलेटेड। अब फर्दर मिस्टर बी जो है सीधा एजेंट भेज रहा है, तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा मिस्टर ए का? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। अब ये सप्लाई माना जाएगा। यहां पर प्रिंसिपल को मिस्टर सी से पेमेंट लेना होगा, टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा इन केस ऑफ डोमेस्टिक। लेकिन अगर एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट में एलयूटी या विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी चलता है। ये टेक्निकल है तो आप मत जाइएगा ज्यादा। अब क्योंकि जॉब वर्कर अपना हमारे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जॉब वर्कर जो है वो हमारा जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा। इफ यूआरपी अनरजिस्टर्ड पर्सन, इफ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। अगर रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है तो उससे प्रिंसिपल का उससे जो हमारा प्रिंसिपल है उससे अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में नहीं दिखाना। क्या होता है ना, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल को अपने बिजनेस से डिस्क्लोज करने होते हैं, तो वहां पर उसे अपने रजिस्ट्रेशन में दिखाना होता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड है तो वो अपना प्लेस दिखा रहा होगा, तो वहां पर नो नीड टू डिक्लेयर एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन प्रिंसिपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, राइट। लेकिन अगर यूआरपी है, अनरजिस्टर्ड है तो प्रिंसिपल हैज टू डिक्लेयर प्रेमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, राइट। तो मैं वापस से समरी दे दूं, अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो प्रिंसिपल को जॉब वर्कर का प्लेस को अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दिखाना है। लेकिन अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो नो नीड टू डिक्लेयर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, राइट। अब बात कर लेते हैं, क्या सर जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस, बट यहां पर कोई कंपलसरी नहीं है, हमने जो कुछ कंडीशंस देखी थी वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लगता। यहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लगता, यहाँ पर केवल थ्रेशोल्ड वाली कंडीशन लगती है। ओनली व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख या फिर 10 लाख वाला हो, ठीक है। 10 लाख हमारी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट पे अगर जॉब वर्कर का टर्नओवर हो जाता है 10 लाख इन फाइनेंशियल ईयर तो इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना रहेगा। दैट इज मणिपुर, MMNT,
मेघालय, मेघालय नहीं है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। MMNT, यहाँ पर MMNT में मेघालय नहीं है, मेघा इसीलिए अलग से लिखा हुआ है, मेघा नहीं है, यहाँ मणि है और मिजोरम है, मिजोरम, ठीक है, मेघा नहीं है, मणि। ये आप देख रहे होगे तो साउथ इंडियन आपको नॉर्थ ईस्ट वाले ही वर्ड लग रहे हैं, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, नागालैंड और त्रिपुरा, राइट। तो 10 लाख MMNT वाले में है और 20 लाख MMNT के अलावा रेस्ट ऑल स्टेट्स के लिए 10 लाख की लिमिट है। अब रजिस्ट्रेशन लेना ही रहेगा इवन ए प्रिंसिपल एंड जो जॉब वर्कर है वो सेम स्टेट में हो या बाहर के स्टेट में हो, दैट इज रिलेवेंट पॉइंट, तो यू कैन इग्नोर इट। अब सर एक चीज बताओ, जब हम सप्लाई करते हैं तो बिल तो बनता ही बनता है, प्लस एक ईबे बिल भी बनता है, तो क्या सर ईबे बिल इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ये हम चैप्टर के अंतिम पड़ाव में है, यहीं पे बस बात कर रहे हैं कि जब हम नॉर्मल टैक्स इनवॉइस भेजते हैं तो टैक्स इनवॉइस के साथ साथ जब गुड्स बाहर जा रहा होता है तो मूवमेंट होता है, तो आपको ईबे बिल भी जनरेट करना होता है अलॉन्ग विद द टैक्स इनवॉइस, राइट। अब प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को माल बेचा और प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर दिल्ली में है, दैट इज विद इन सेम स्टेट में। आप एग्जाम्पल कुछ और ले लीजिए, त्रिपुरा में है या नागालैंड में है, तो वहां पर 50K का कंसाइनमेंट होगा, एक्सीडिंग 50K का कंसाइनमेंट होगा तो ईबे बिल जनरेट होगा, दैट इज विद इन द सेम स्टेट है तो मोर देन नॉर्मल ईबे बिल वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, 50K का कंसाइनमेंट होगा तो ईबे बिल बनेगा। लेकिन अगर इंटर स्टेट मूवमेंट है तो कंपल्सरी होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, चाहे 100 रुपए का माल जा रहा हो प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास, तब भी ईबे बिल जनरेट होगा। अगर दिल्ली से उत्तर प्रदेश जा रहा है या उत्तर प्रदेश से जा रहा है वेस्ट बंगाल से जा रहा है बिहार, या फिर कुछ भी इंटर स्टेट जो भी होगा, इंटर स्टेट का मतलब दैट इज बिटवीन टू स्टेट। अगर इसमें भी किसी को कंफ्यूजन रहता हो तो इंटर स्टेट का मतलब, इंटर मतलब दो लोगों के बीच, एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिज, तो वहां दो लोग के बीच में होता है, और एक होता है इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब सेम कास्ट, राइट। विद दिस आज की वीडियो हम सेम स्टेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विद दिस आई विल लाइक टू टर्मिनेट। थैंक यू।